हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को देख रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। हम लोग इसको पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करूँगी क्योंकि इसमें विलुप्त में तो सारे आ जाएंगे, तो जो कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा है जो प्रमुख कारण है। अच्छा, कौन सा है जो प्रमुख कारण है, नहीं हटा रहे हैं हम। आज आपको बताना है कौन सा है जो वन्य जीवों के विलुप्ति का प्रमुख कारण है। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना, वन्य प्राणियों के अवैध वाणिज्यिक व्यापार और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि बताएंगे। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी एक समस्या है कि ये जनसंख्या में वृद्धि, ये आयोग में चूँकि पूछा हुआ है और ऐसे ही क्वेश्चन बनाया था, तो जनसंख्या में वृद्धि ये किसकी बात कर रहा है, इंसानों की कह रहा है या जानवरों की कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। फिलहाल तो जनसंख्या मनुष्यों की ही बात ज़्यादातर की जाती है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन काफ़ी डिस्प्यूटेड था, इसलिए मैंने इसका बदल दिया फॉर्म ही। अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है। और ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा बहुत बार पूछा गया है कि मेन रीज़न क्या है विलुप्त होने का। तो सभी को पता है, चलो पहले ही बताई हूँ। प्राकृतिक आवास के विनाश जो होते हैं ये मेन रीज़न होता है जानवरों के समाप्त होने का या जैव विविधता के नष्ट होने का। तो सबसे जो मेन कारण होता है वो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना होता है। हालांकि जंगल में आग लगना भी है, अवैध तस्करी और वाणिज्यिक व्यापार कर रहे हैं तो भी है, प्रदूषण हो रहा है तो भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपका पहला सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारण है। अगला देखिए, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की जनगणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। भारत सरकार ने जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत जो है प्रतिवेदन के संदर्भ में क्या है जो सही है, आपको बताना है। पहला कह रहा है भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। दूसरा कह रहा है भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं। तीसरा कह रहा है दोनों बातें सही हैं और चौथा कह रहा है कोई भी सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी बातें हैं जो सही हैं आपकी, और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। चलो क्या सही हो जाएगा, तो आपकी दोनों बातें सही हैं। भारत में विश्व के कुल बाघों की आबादी का 70% पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी सही है, यानी कि अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। तो पहला दूसरा यानी कि दोनों बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट की सहायता से उत्तर देना है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कालानुक्रम में लगाना है, पहले उसके बाद और उसके बाद। और ये सारे इवेंट आपके पढ़े हुए हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया है, तो आप लोगों को समस्या नहीं होगा। चलो क्या हो जाएंगे, पहला है प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, तीसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और चौथा है जैव विविधता अधिनियम। सारे आपके पढ़े हुए हैं। ए में है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी में है दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। सी में है तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। डी में है तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। फटाफट बताएंगे कि आपकी कौन सी चीज़ें पहले होंगी, उसके बाद और उसके बाद आपको क्रम बताना है। तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग, तो आप सभी को पता होगा प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये 1873 में आया था। एलिफेंट जो है कि आपका कब, अरे 18 कह रहे हैं, 1973, और ये आपका 1992 में आया था, 1992 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था, ये 1986 में आया था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। तो आप देखेंगे आपका क्या है जो सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम टाइगर रिजर्व। हाँ, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आ जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट टाइगर आ जाएगा। उसके बाद जो अच्छा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। मैंने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बता दिया आप लोगों को, यानी कि सबसे पहले आपका तीसरा आएगा। और तीसरा देखिए आपका किस में है, सी में है और डी में है। और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आपका 2002 आएगा, यानी कि जैव विविधता। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
यही होता है, कभी कभी ध्यान न दीजिए तो दिक्कत हो जाती है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया है और आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया है, या 1986 में आया है। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और आयोग के द्वारा ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, पर्यावरण संरक्षण कब आया है, टाइगर जो प्रोजेक्ट है ये कब लाया गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया गया, गिद्ध संरक्षण कब आया है। और इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया था कि एक सिंग वाले गैंडे के संरक्षण की बातें कब की गई थी। तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ बच्चा लोग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। जो आपका चंबल अभ्यारण्य है इसमें कौन से राज्य का हिस्सा नहीं आता है, आपको ये बताना, हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। इसमें से कोई एक राज्य है जो चंबल अभ्यारण्य में नहीं आता है या जिसका क्षेत्र चंबल अभ्यारण्य के अंतर्गत नहीं है। एकदम कॉमन सेंस का है बच्चा लोग, बहुत आसानी से बता सकते हैं। चंबल नदी आपके 3 राज्यों से होकर के बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका यूपी। इन 3 राज्यों से होके बह रही है तो निश्चित ही इसका जो अभ्यारण्य होगा ये 3 राज्यों की सीमाओं पे हो सकता है। लेकिन आपका हरियाणा तो यहाँ नहीं आएगा, ये तो काफ़ी दूर है, दिल्ली से ऊपर है, तो इसलिए आपका हरियाणा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान होगा। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाद आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्र बाघ संरक्षण के लिए कहाँ पे बनाया गया है। कार्बेट है, रणथंभौर है, नागार्जुन सागर है या आपका सुंदरबन है। और ये रिपीटेड प्रश्न है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा बाघों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र है या अभ्यारण्य है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, नागार्जुन सागर, या इसी को श्री सैलम कहा जाता है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य है। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है तो इसका क्या तात्पर्य होगा। उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, या ऐसे पौधे की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती, या दोनों बातें सही हैं या कोई भी सही नहीं है। आपको ये बातें पता होंगी, मैंने आपको पढ़ाया था। आपका अनुसूची पहले और दूसरे में है तो क्या होगा, तीसरे और चौथे में है तो क्या होगा, तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग। तो आप सभी को ये चीज़ें याद रहें कि आपका उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जैसे अफीम, इसकी खेती आप कंडीशन में ही कर सकते हैं, जैसे दवा के लिए या अन्य किसी काम के लिए, तो इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो पहला सही है, किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई दवाई की ज़रूरत है और कोई मतलब स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों के लिए है तो उसको आप उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मरु राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या है जो सही नहीं है, और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला कह रहा है यह 2 जिलों में विस्तृत है। दूसरा कह रहा है उद्यान के अंदर कोई मानववास स्थल नहीं है। तीसरा कह रहा है यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है। चौथा कह रहा है कोई भी मतलब कथन गलत नहीं है, यानी कि सभी सही हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में कौन सी बात है जो सही नहीं है, और ये क्वेश्चन भी आयोग का पूछा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चा लोग। तो याद रखेंगे आपका जो सही नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कह रहा है इस तरह के उद्यानों के अंदर कोई मानव आवास स्थल नहीं है, ये बात गलत है। मानव आवास स्थल पाए जाते हैं, इसलिए आपका दूसरा गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है, ये 2 राज्यों में फैला है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास भी है। निश्चित ही मरुस्थल में ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा आपका सही नहीं है। अगला देखिए बच्चा लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावित स्थान हैं जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। मैंने आप लोग को बताया था कि कस्तूरी मृग जिनके नाभि में कस्तूरी होता है ये बहुत गर्म होता है, इसलिए ये जो जीव होते हैं ये ठंडे क्षेत्रों में ही पाए जाएंगे। अगर ठंडे क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें कौन से क्षेत्र हैं। पहला कह रहा है आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दूसरा कह रहा है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान,
तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कोई नहीं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका ठंडे क्षेत्र का है और जहाँ पे आपके कस्तूरी मृग पाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे ये आपके दोनों अभयारण्य ठंडे क्षेत्र के हैं और ये दोनों आपके उत्तराखंड के इलाके के हैं। तो निश्चित ही यहाँ दोनों जगह पे आपके कस्तूरी मृग पाए जाएंगे जो काफ़ी बेशकीमती होते हैं। का इनको संरक्षण भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अनूप मृग जिसको बारहसिंघा कहा जाता है या कि उपजाति जो पद की भूमिका पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो बारहसिंघा या अनूप मृग के संरक्षण के लिए जाना जाता है और ये शाक भक्षी हैं। कह रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा कह रहा है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और चौथा कह रहा है ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य। बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। कहाँ पे प्राकृतिक आवास में आपके बारहसिंघा या अनूप जो हिरन होते हैं ये देखे जा सकते हैं जो शाकाहारी हैं। तो याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका एमपी में है। यहीं पे आपके अनूप मृग या इनको हम बारहसिंघा भी कहते हैं, ये अनूप मृग की एक प्रजाति है जो घास खाता है। ये कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है जो कावेरी बेसिन में है। पहला कह रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कह रहा है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, तीसरा कह रहा है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है या सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र है या वायनाड आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है या उपरोक्त सभी है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग कौन सा सही हो जाएगा। तो आपकी कावेरी बेसिन में ये सारे हैं, नागरहोल भी है, सत्यमंगलम भी है और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ये तीनों आपकी कावेरी बेसिन में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। भारतीय हाथियों के संदर्भ में कौन सा कथन है जो गलत है। पहला कह रहा है हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, दूसरा कह रहा है हाथी की अधिकतम गर्भ अवधि 22 माह तक हो सकती है, तीसरा कह रहा है सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है और चौथा कह रहा है भारत में राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या कर्नाटक में है। अब आपको बताना है कि कौन सी बात है जो कि गलत है। तो आपके पास यही ऑप्शन है, इसमें से कोई एक है जो गलत है और आपको वही बताना है। और ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है और आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है। कह रहा है सामान्यतः हाथी 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये सत्य नहीं है, इससे ज़्यादा आयु तक इनके बच्चे होते हैं। पहला बिल्कुल सही है, हाथियों के जो समूह है इसका नेतृत्व सबसे वृद्ध मादा करती है, मेल नहीं करते हैं बल्कि फीमेल करते हैं। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह की होती है, काफ़ी लंबे समय की या सबसे ज़्यादा दिनों तक का इनका टाइम पीरियड होता है गर्भधारण का। और भारत के राज्यों में हाथियों की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटक में है, 6000 प्लस है। सेकंड नंबर पे आपका आसाम आता है जहाँ पे आपकी 5000 प्लस है और फिर आपका केरल आ जाता है। तो तीसरे नंबर पे आपका केरल आ जाएगा, पहला कर्नाटक है, दूसरा आपका असम हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रागमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट और वाइट थ्रोटेंड रेड स्टार्ट क्या हैं। ये सारे आपके सामने कुछ जीवों के नाम दिए हुए हैं। ये कौन से जीव हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, प्राइमेट हो सकते हैं, सरीसृप हो सकते हैं या उभयचर हो सकते हैं। बताएंगे बच्चा लोग आपके सामने कुछ जीवों के नाम दिए हुए हैं, ये जीव कौन हो सकते हैं। तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। ये सारे आपके पक्षियों के नाम हैं, सीलोन, फ्रागमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनवेट, ये सब क्या है, पक्षी हैं, पक्षियों की प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, आयोग ने इसको पूछा हुआ है। प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। इसमें से कौन है जो बिना मिट्टी की सतह पर भी डेवलप कर सकता है।
पेड़ की छाल पे भी डेवलप कर सकता है, दीवार पे भी डेवलप कर सकता है, पत्थरों पर भी डेवलप कर सकता है, यानी कि उसे मिट्टी नहीं चाहिए, वो विदाउट मिट्टी भी डेवलप कर सकता है। लाइकेन है, मांस हैं, दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। और आप सभी को मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं बच्चा लोग, तो आप लोग को समस्या नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है कि लाइकेन और मांस ये दोनों ही बिना मिट्टी के सतह के भी कहीं भी डेवलप हो जाते हैं। ये चीज़ें हमने पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या सिमलीपाल उड़ीसा में है? क्या पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है? क्या नंदा देवी उत्तराखंड में है? क्या नोकरेक तमिलनाडु में है? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है और आयोग ने इसको भी बार बार पूछा हुआ है। तो निश्चित ही बच्चा लोग क्या सही नहीं है? नोकरेक आपका कहाँ है? मेघालय में है। मेघालय में है ये मतलब जो है अरुणाचल या तमिलनाडु या ऐसी जगह पे नहीं है, बल्कि मेघालय में है। ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है ये सही नहीं है, बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, धूपगढ़ राष्ट्रीय, यहाँ पे होना चाहिए धूपगढ़, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? धूपगढ़ जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में या माधव राष्ट्रीय उद्यान में? फटाफट उत्तर दीजिएगा। धूपगढ़ निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कहाँ है? और ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। तो धूपगढ़ आप सभी को पता है कि ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में है आपका धूपगढ़। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका पढ़ा हुआ है। निम्नलिखित रासायनिक चक्रों में से किसने चट्टानों का चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मित होने का मुख्य स्रोत है? आपको बताना है कि रासायनिक चक्रों में से किसने चट्टानों के चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मित होने का मुख्य स्रोत है? कार्बन चक्र है, नाइट्रोजन चक्र है, फास्फोरस चक्र है या सल्फर चक्र है? तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चा लोग? बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को ये पता होगा कि आपके हिसाब से जो सही होगा वो क्या होगा? फास्फोरस चक्र। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही चट्टानों का चक्र में प्रवेश करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है आपका फास्फोरस चक्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय स्थलों में से नहीं है? आपको बताना है जो 12 हृदय स्थल चुने गए थे उसमें कौन सा शहर शामिल नहीं था। ये करंट का क्वेश्चन था, हृदय स्थलों को नामित किया गया था, 12 स्थल नामित किए गए थे, इसमें से कौन था जो शामिल नहीं था? ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है, हालांकि अभी उतना आपके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए आगरा उसमें शामिल नहीं था। ऐसे और बहुत सारे क्षेत्र थे जो कि शामिल थे, 12 क्षेत्रों को मिला करके हृदय स्थल बनाए गए थे। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट किसे मानते हैं? अरावली पहाड़ियों को, पश्चिमी घाट को, पूर्वी घाट को या सिंधु गंगा मैदान को? तो क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? याद रखेंगे, आपका जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है, आप सभी को पता है कि क्या है? पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय है, सुंडालैंड है और इंडो बर्मा क्षेत्र है। ये सारी चीज़ें तो मेरे बच्चों को रट चुकी हैं। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा रामसर स्थल है जो उत्तर प्रदेश में नहीं है? सूर्य सरोवर है, समसपुर पश्चिम बिहार है, सरसई नावर झील है या सुरिनसर मानसर झील है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो आपके राज्य यानी कि यूपी में नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आईएएस पीसीएस इस तरह के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये आयोग का पूछा हुआ भी है। आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही नहीं है। सुरिनसर मानसर झील जो है ये कहाँ पे है? यूपी में नहीं है, बल्कि J&K में है, यानी कि जम्मू कश्मीर में है। सुर सरोवर है, समसपुर है, सरसई भी है, लेकिन सुरिनसर मानसर झील नहीं है। ये J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, ये इन्वायरमेंट के साथ साथ आपके हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। कह रहा उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में क्या है जो सही है? पहला कह रहा है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित
पूरा स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा कह रहा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि जौ और धान है। आपको बताना है कि तीसरा कह रहा है दोनों और चौथा कह रहा है कोई नहीं। कौन सी बातें हैं जो सही हैं? भारत उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में क्या सही हो जाएगा? आपको पता है इसका उत्तर, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि आपका जो सही है वो है केवल और केवल आपका पहला। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल, कृषि का सबसे प्राचीनतम प्रमाण लाहुरा देवा से मिला है 8000 ईसा पूर्व का। संत कबीर नगर जिले में है लाहुरा देवा, जो 8000 ईसा पूर्व पुराना है, और ये चावल की खेती का प्राचीनतम प्रमाण है भारत में। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न में आपका जौ और गेहूँ है। जौ और गेहूँ जो है ये विश्व का प्राचीनतम अन्न है। इंडिया में सबसे प्राचीन जो उत्पादन मिला है वो धान का मिला है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले जिस फसल का उत्पादन हुआ वो था आपका जौ और उसके बाद गेहूँ। इसलिए यहाँ पे जौ के साथ गेहूँ होना चाहिए था, धान नहीं होगा, इसलिए आपका दूसरा जो है ये गलत हो गया। आपका केवल और केवल पहला सही है, और ये सारी चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी और प्रश्न सॉल्व करके अच्छा लग रहा होगा। डेली आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा लोग। अगर आप डेली क्लास को देख रहे हैं और रिविज़न भी कर रहे हैं तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आपको वहाँ बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है, बशर्ते आप डेली क्लास में रहें और पुरानी चीज़ों का रिविज़न भी करते रहें, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।